प्रधानमंत्री की शक्तियों की सीमाएं। भारत का प्रधानमंत्री कितना भी शक्तिशाली व्यक्तित्व का धनी हो, संवैधानिक व्यवस्थाएं और अभी समय प्रधानमंत्री पद को भी शक्ति प्रदान करते हों, देश की राजनीति पर प्रधानमंत्री का कितना भी नियंत्रण हो, चाहे उसके दल का संपूर्ण बहुमत हो, राष्ट्रपति व राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चाहे कितने ही अच्छे संबंध हो, वह निरंकुश नहीं बन सकता। भारतीय प्रधानमंत्री पर संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिनके कारण वह निरंकुश नहीं बन सकता। इनका विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा किया जा सकता है। प्रथम, लोकसभा द्वारा प्रतिबंध। लोकसभा भी प्रधानमंत्री पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि वह लोकसभा के बहुमत के बल पर ही सत्ता में आकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। यदि वह निरंकुश आचरण करेगा तो वह लोकसभा में बहुमत का विश्वास खो सकता है और अपने पद को खतरे में डाल सकता है। राज्य सरकारों का प्रतिबंध। प्रधानमंत्री पर राज्य सरकारों का प्रतिबंध भी रहता है। यदि राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हैं तो वे प्रधानमंत्री की तानाशाही प्रवृत्ति पर अंकुश लगा सकती हैं। यदि केंद्र और सभी राज्यों में एक ही दल की सरकारें हों तो भी राज्य सरकारों की इच्छा का सम्मान प्रधानमंत्री को करना ही पड़ता है, क्योंकि राज्यों के सहयोग के बिना वह कुशलता के साथ शासन चलाने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त राज्यों के मुख्यमंत्री अपने सदपरामर्श से प्रधानमंत्री को निरंकुशता की ओर नहीं जाने देते हैं। जनमत का प्रतिबंध। जनमत का अंकुश प्रधानमंत्री को संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप शासन चलाने के लिए प्रतिबद्ध करता है। प्रधानमंत्री कभी जनमत को नहीं ठुकरा सकता। लोकप्रियता के आधार पर प्रधानमंत्री की शक्तियां घटती एवं बढ़ती रहती हैं। जनता के समर्थन के बिना कोई भी प्रधानमंत्री पदासीन नहीं रह सकता, चाहे वह निरंकुश ही क्यों न हो। अर्थात जन समर्थन के अभाव में उसकी निरंकुशता ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती। जैसा कि 1975 में आंशिक भूल के कारण श्रीमती गांधी ने तानाशाह बनने का प्रयास किया तो 1977 में वह सत्ता से बाहर हो गई। 1980 में जन समर्थन के आधार पर वापस सत्ता में आ गई। दल का प्रतिबंध। कोई व्यक्ति दल के बल पर ही प्रधानमंत्री के पद पर बैठता है, अतः वह महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने दल के सदस्यों को भी विश्वास में लेता है। उसे दल के सिद्धांतों एवं नीतियों का पालन करना पड़ता है। वह दल के सहयोग के बिना तानाशाह नहीं बन सकता। राष्ट्रपति का नियंत्रण। यद्यपि 44वें संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, परंतु दोबारा उसे अनुमति देनी होगी। फिर भी राष्ट्रपति अपने सदपरामर्श, अपनी सामयिक चेतावनी, विधेयक पर एक बार रोक लगाना आदि के माध्यम से प्रधानमंत्री के ऐसे कदमों पर प्रभाव डाल सकता है जो निरंकुशता की ओर बढ़ रहे हों। विपक्ष का नियंत्रण। लोकतंत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष को नियंत्रित करने का एक प्रभावी साधन माना जाता है। विपक्ष सत्ता पक्ष की रचनात्मक आलोचना करके प्रधानमंत्री को निरंकुशता की ओर जाने से रोकता है। बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था भी प्रधानमंत्री को तानाशाह बनने से रोकती है। बहुदलीय व्यवस्था के कारण केंद्र में एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण साझा सरकार का गठन किया जाता है। साझा सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति नियंत्रित रहती है।
न्यायपालिका का नियंत्रण। न्यायपालिका भारतीय संविधान की रक्षक है। यह संविधान में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करती है। यह प्रधानमंत्री को जन विरोधी होने से रोकती है। सर्वोच्च न्यायालय ही यह तय करता है कि कौन सा कानून संवैधानिक है एवं कौन सा कानून असंवैधानिक। उसकी यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। इस प्रकार संविधान विरोधी कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने की जो शक्ति न्यायपालिका को है, वह भी प्रधानमंत्री को बड़ी सीमा तक नियंत्रित रखती है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस प्रकार के अंकुशों और प्रतिबंधों के रहते हुए भारत का कोई भी प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं बन सकता। उसे संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है और इसके विपरीत जाने पर उसका भविष्य असुरक्षित हो सकता है। धन्यवाद।